तो हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है इनहेरिटेंस इन पाइथन। तो हम देखेंगे कि इनहेरिटेंस क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली इनहेरिटेंस का डेफिनेशन क्या होगा? तो इट्स द प्रॉपर्टी, इज द फीचर ऑफ उप। ये उप का एक फीचर है। ठीक है, हम लिख सकते हैं फीचर ऑफ, वन ऑफ द फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, तो ये क्या बोलता है कि ए क्लास shares its own properties with another class। ठीक है। ओके, तो इससे क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा, तो यहाँ पे फायदा होने वाला चीज ये है, रीयूजेबिलिटी। इसका मतलब, तो मान लो, सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एक लोन। ठीक है, हम लोन लेते हैं डिफरेंट टाइप के लिए। जैसे कि आप मान लो आप स्टडी लोन ले रहे हो, स्टडी लोन घर बनाने के लिए। ओके, होम लोन, कार खरीदने के लिए कार लोन। राइट, ये डिफरेंट टाइप्स के लोन होते हैं। ओके, तो इमेजिन करो कि आप हर एक चीज के लिए, आप जब भी लोन अप्लाई करते हो पर्टिकुलर एक बैंक से, ओके, जस्ट इमेजिन करो कि क्या हो रहा है। आपको हर एक बार एक फॉर्म फिलअप करना पड़ रहा है और उस फॉर्म में सेम डिटेल्स आप हर एक बार भर रहे हो। जैसे कि मान लो आपका नाम, एड्रेस, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड, आपका इनकम। ठीक है, आप लोन कितने टाइम के लिए चाहते हो। राइट, सो ये सारा चीज आप एक फॉर्म में भरते हो। ठीक है, मान लो ये पहला लोन है आपका, जो कि कोई XYZ बैंक से आप ले रहे हो। और ये पहला लोन, मान लो ये आपका कार लोन है। ठीक है। ओके, अब आप सेम XYZ बैंक के पास जाते हो दोबारा। आप क्या करते हो, आप बोलते हो कि यही बैंक से हमको होम लोन भी लेना है, हाउस लोन भी लेना है। ठीक है, अब आप दोबारा वही डिटेल्स फिर भरते हो, सेम डिटेल्स अगेन भरते हो। ठीक है, और आपको होम लोन के लिए अप्लाई करते हो आप। राइट। ठीक है, तो सेम केस आप स्टडी लोन के लिए भी ले लो। तो ये सारा जो चीज आप कर रहे हो उसको एक क्लास में भर लेते हैं। ठीक है, आप ये क्लास जो है, ये कार लोन वाला क्लास है, और दूसरा क्लास है होम लोन वाला, तीसरा है आपका स्टडी लोन। ठीक है, इन लोन में क्या फर्क होगा? डिफरेंट इंटरेस्ट रेट होते हैं। ठीक है, बैंक तो अपना मुनाफा नहीं छोड़ेगा, प्रॉफिट नहीं छोड़ेगा, तो वो क्या करता है, डिफरेंट लोन्स पे डिफरेंट टाइप के इंटरेस्ट जोड़ता है। ठीक है, अब स्टडी लोन देखोगे तो स्टडी लोन में सबसे ज्यादा हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट वो जोड़ता है। मतलब आप पढ़ने जाते हो, आप स्टडी लोन के लिए अप्लाई करते हो, तो आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बैंक को लौटाना पड़ता है। ठीक है, होम लोन के केस में भी कुछ वैसा ही है। मान लो कोई कोई देता है 8% का इंटरेस्ट, आपको लौटाना पड़ेगा। या फिर आपको अगर जल्दी चाहिए, कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो आपको 12% का तक का भी बोलते हैं कि आपको इंटरेस्ट लोन देना पड़ेगा, लोन का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है। ओके, तो कार कार लोन जो है, इसका भी एक टेन्योर होता है। मतलब आप 5 साल के लिए ही ये लोन अवेलेबल करवा सकते हो, 5 साल के लिए। ठीक है, हाउस लोन आप अपने हिसाब से देख सकते हो कितने साल तक के लिए आपको लेना है। ठीक है, 5 साल से ज्यादा होता है। स्टडी लोन भी मान लो आपका ये 4 साल या 5 साल के बाद आपका चालू हो जाता है। ठीक है, आपका जैसे जैसे ही पढ़ाई खत्म होता है आपको पेमेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे तो होम लोन में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी है, आप ज्यादा साल के लिए, तो इसी हिसाब से कुछ डिफरेंसेस तो है। कार लोन में कुछ डिफरेंस है, होम लोन में कुछ डिफरेंस है, स्टडी लोन के लिए भी कुछ डिफरेंसेस है। ठीक है, डिफरेंसेस के बाद हम ले लेते हैं, अकाउंटेबल बनाते हैं, डिफरेंसेस आर देयर। ठीक है, तो हर एक क्लास में आप जो भी कोड करोगे, इन्हीं डिफरेंसेस को लेके आप लोन कैलकुलेशन करोगे। ठीक है,
कि मंथली ईएमआई कितना होता है, कितना पे बैक करना है, राइट। ठीक है, एक सिचुएशन ले लो कि हाँ अब यहाँ पे देखना क्या है। ओके, एक चीज देखो आप, यही एक एक बंदा जो 3 टाइप के लोन ले रहा है एक ही बैंक से, वो अपना पर्सनल डिटेल जो दे रहा है हर एक बार सेम ही है ना, सेम पर्सनल डिटेल दे रहा है, घर का एड्रेस तो बदल नहीं जाएगा, ठीक है, आधार कार्ड नंबर तो नहीं बदलेगा, पैन कार्ड तो नहीं बदलेगा। तो हर एक बार आप मान लो ये पर्सनल डिटेल्स के लिए आप जो कोडिंग कर रहे हो, मान लो ये 100 लाइन्स तक, 100 लाइन्स का है। और कार लोन में ये जो एक्स्ट्रा लाइन कुछ है, जैसे कि कार लोन के हिसाब से जो कैलकुलेशन होना है वो मान लो आपके 50 लाइन्स है, तो ये ऑल टुगेदर हो गया 150 लाइन्स। सेम होम लोन के लिए भी ले लो, यहाँ पे भी 100 लाइन का आपको पर्सनल डिटेल रखना है, ठीक है। और यहाँ पे मान लो होम लोन में थोड़ा सा ज्यादा पेपर वर्क हो रहा है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे 80 लाइन्स ऑफ कैलकुलेशन है, तो ऑल टुगेदर 180 लाइन्स, ठीक है। स्टडी लोन के लिए भी ले लो, वही सेम 100 लाइन्स का आपका पर्सनल डिटेल, और यहाँ पे मान लो 90 लाइन्स, तो 190 लाइन्स, ठीक है। ओके, तो यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पे आप अगर एक कंप्लीट प्रोग्राम बना रहे हो एक बैंक के रिलेटेड, 3 टाइप के लोन है, ठीक है, तो ऑल टुगेदर आपको बहुत 150 लाइन्स प्लस 180 लाइन्स प्लस 190 लाइन्स, इतने सारे लाइन्स आपको लिखने पड़ेंगे 3 टाइप के, ठीक है। अभी मैं आपको एक सिचुएशन दे देता हूँ, अभी हम ऊप के फीचर को यूज करेंगे, इनहेरिटेंस को यूज करेंगे, तो क्या फायदा हो जाएगा, जो रीयूजेबिलिटी के बारे में मैं बता रहा था। तो चीज क्या है यहाँ पे बंदे का पर्सनल डिटेल तो चेंज नहीं हो रहा, आप हर एक बार हर एक क्लास में उसको क्यों लिख रहे हो, आप एक सेपरेट क्लास बना लो, क्लास पर्सनल डिटेल, ठीक है। और यहाँ पे वही 100 लाइन चिपका दो, 100 लाइन्स ऑफ पर्सनल डिटेल आपने यहाँ रख दिया इसी क्लास में, ठीक है। बाकी के जो क्लासेस हैं, कार लोन वाला, होम लोन और स्टडी लोन, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, आप क्या करो, कार लोन क्या करेगा, इनहेरिट कर लेगा पर्सनल लोन को, तो यहाँ से उसको 100 लाइन्स मिल गए, ठीक है। एक पर्टिकुलर एक लाइन लिखेगा जिससे उसको 100 लाइन्स के लिए एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। बाकी उसको कितना लिखना पड़ेगा, बाकी के जो एक्स्ट्रा 50 लाइन्स बस उतना ही लिखना पड़ेगा यहाँ पे। उसी तरह यहाँ पे एक्स्ट्रा 80 लाइन्स, यहाँ पे उसके एक्स्ट्रा 90 लाइन्स, क्योंकि 100 लाइन्स जो है इसी क्लास से उठा लेगा। तो अब यहाँ पे 4 क्लासेस बन गए, और ये 4 क्लासेस को देख के आप ये बताओ टोटल लाइन्स ऑफ कोड कितने होंगे यहाँ पे, ठीक है। ये आपका मान लो 180 एंड 190, 370 प्लस ये हो गया आपका 420, आई गेस 520, ठीक है। 520 लाइन्स, लेट मी चेक अगेन, 70 सत्तर पंच 22 2 में होगा, ओके। तो कैलकुलेशन शायद गलत है, 33, 33 प्लस 10, 43, 9, हाँ ठीक है, 590, 520 लाइन्स, ये ऑल टुगेदर आपके 520 लाइन्स है, ठीक है। एंड यहाँ पे ये आपके कितने लाइन हो गए, 100, 80 एंड 70, दैट इज 170, 170 प्लस 100, 270, 270 प्लस 50। तो देखो यहाँ पे कितना लाइन्स रिड्यूस हो गया आपका, आप जब रीयूज कर रहे हो, ठीक है। ओके, 220 लाइन्स, तो कहाँ आप एक्स्ट्रा 300 लाइन लिख रहे थे और कहाँ ये 220 लाइन में बन गया आपका कोड, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। सो यही है रीयूजेबिलिटी, ठीक, ओके। तो इनहेरिटेंस एक ऐसा चीज है जिससे कि एक पर्टिकुलर क्लास अपना प्रॉपर्टी दूसरे क्लास के साथ शेयर करता है, राइट। तो हम आगे जाके देखेंगे ये करना कैसे है, ठीक है। तो कोई एक क्लास कुछ लाइंस ऑफ कोड बना चुका है, दूसरे क्लास को वही सेम लाइंस ऑफ कोड अपने अंदर यूज करना है, तो वो दोबारा उन लाइंस को नहीं लिखेगा, लिखने का जरूरत ही नहीं है, आप इनहेरिट कर लो, ठीक है।
ओके, तो यहाँ जानने वाली चीज क्या है, कौन सा क्लास इनहेरिट करता है। ओके, द क्लास, द क्लास दैट shares its properties is called the parent class। इसको हम क्या बोलेंगे, पेरेंट क्लास या फिर सुपर क्लास। ठीक है, पेरेंट क्लास बोल लो, सुपर क्लास बोल लो, राइट। द क्लास दैट इनहेरिट्स, दैट क्लास दैट इनहेरिट्स फ्रॉम द पेरेंट क्लास, इनहेरिट्स फ्रॉम द पेरेंट क्लास, जो पेरेंट क्लास से प्रॉपर्टी लेता है, ठीक है, तो वो कहलाएगा आपका चाइल्ड क्लास, और आप बोल सकते हो सब क्लास, समटाइम्स कॉल्ड डिराइव्ड क्लास। ओके, ये तीन नाम यूज किए जाते हैं। ठीक है, बार बार प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने, ये प्रॉपर्टीज होते क्या है, किसी क्लास में क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, आपको मालूम ही होगा प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। जैसे कि क्लास के पास होते हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स माने क्लास के अंदर में जो भी आप वेरिएबल्स लिखते हो, ठीक है, वेरिएबल्स का मतलब इंस्टेंस वेरिएबल, राइट, जो कि मेथड के अंदर में अगर लिखोगे तो वो लोकल कहलाएगा, मेथड के बाहर रहता है तो इंस्टेंस वेरिएबल। ये हो गया आपके एट्रीब्यूट्स। और क्या है, आपके पास होते हैं बिहेवियर। बिहेवियर माने जो मेथड्स होते हैं क्लास के अंदर में, जो आप फंक्शन लिखते हो वही, वो हो गया बिहेवियर क्लास का। ठीक है, तो कोई एक क्लास इन दो चीजों को, ये प्रॉपर्टीज होते हैं क्लास के, इनको वो शेयर करता है, किसके साथ, चाइल्ड क्लास के साथ। ठीक है, क्लास के पास अपना खुद का प्राइवेट प्रॉपर्टीज भी होते हैं, अगर क्लास चाहे शेयर नहीं करने के लिए वो नहीं करेगा। ठीक है, वो भी देखेंगे हम आगे। ओके, तो चलो, ये आप, आई होप ये आपको आइडिया हो गया इनहेरिटेंस क्या है। ठीक है, ए क्लास दैट शेयर्स इट्स प्रॉपर्टीज विद अनदर क्लास। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इनहेरिटेंस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो पहला सिर्फ सबसे सिंपल वाला इनहेरिटेंस हम देख लेते हैं। तो अभी आपका टॉपिक है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, सो पहला वाला, आप इसको सिंगल इनहेरिटेंस बोल सकते हो, सिंगल, सिंपल। ठीक है, सिंगल इनहेरिटेंस, ये सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है। ठीक है, तो सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है, देयर इज ओनली वन पेरेंट shares its properties with a single child class। एक सिंगल चाइल्ड क्लास होता है, उससे शेयर करता है। तो अगर मैं डायग्राम बनाऊं, तो ये बॉक्स में मैंने बनाया पेरेंट क्लास, और ये होता है चाइल्ड क्लास। ठीक है, तो इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए आप पेरेंट की ओर एक एरो ऐसे ड्रॉ करना है, मतलब ये चाइल्ड क्लास जो है पेरेंट को इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे डायग्राम इस तरह होगा, क्लास ए मान लो, क्लास बी मान लो, तो कौन किसको इनहेरिट कर रहा है, तो वो एरो मार्क से पता चलेगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया। तो इसका जो कोड है वो कैसे लिखा जाता है सिंगल इनहेरिटेंस का। ओके, नाउ ये इनहेरिटेंस पाइथन में करना कैसे है, तो बेटा मान लो हमारे पास एक क्लास है, क्लास ए, राइट। क्लास ए लिखने के बाद आप क्या करते हो, कोलोन देते हो। अभी आपके क्लास का बॉडी स्टार्ट हो गया, अब क्लास के अंदर में कोई भी एक वेरिएबल में मान लो, एक वेरिएबल बता देता हूँ, var1 एंड var2, दो वेरिएबल हैं, इनको मैं इनिशियलाइज करता हूँ। एक को मैं स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग, और एक को मैं जीरो इनिशियलाइज करता हूँ। ठीक है, ओके, क्लास ए बन गया अपना, राइट। तो मैं यहाँ पे एक मेथड लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो डेफ मेथड का नाम ही है मेथड 1। ठीक है, तो क्लास के अंदर में मेथड है तो सेल्फ लिखना जरूरी है, लिख दो। ठीक है,
अब क्या करना है, अगर आप चाहो तो इनपुट लेके वेरिएबल वन वेरिएबल टू को वैल्यू दे सकते हैं, या फिर सिंपली प्रिंट कर सकते हैं। चलो हम एक पैरामीटराइज मेथड ही बना देते हैं यहाँ पे, इसको पैरामीटर टाइप बना लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो लेट्स से ए बी, ये दो पैरामीटर्स हैं, ठीक है। सेल्फ डॉट var वन इक्वल्स टू ए, सेल्फ डॉट var टू इक्वल्स टू बी। ओके, तो यहाँ क्या समझना है, ये आपके इंस्टेंस वेरिएबल है। ऑलराइट, ठीक है। तो इंस्टेंस वेरिएबल क्लास के अंदर में एक ग्लोबल वेरिएबल की तरह ही ट्रीटमेंट उनको मिलता है, वो किसी भी मेथड के अंदर यूज किए जा सकते हैं। आप इंस्टेंस वेरिएबल को किसी भी मेथड के अंदर आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके, और ये ए बी ये मेथड के अंदर ही रहेंगे, इनका एग्जिस्टेंस मेथड तक ही रहेगा, ठीक है। मेथड के बाहर आप ए बी प्रिंट नहीं कर सकते, ए बी को यूज नहीं कर सकते। तो ये आपका कहलाएगा क्या, लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल, इसी मेथड के अंदर में अगर आप कोई भी वेरिएबल बनाते हो, चाहे वो पैरामीटर हो या फिर यहीं पे आपने एक वेरिएबल बना दिया, ठीक है, तो ये हो गया आपका लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल का एग्जिस्टेंस मेथड के अंदर तक ही रहता है, वो मेथड से कभी बाहर नहीं निकलते। आप मेथड के बाहर अगर आप उनको यूज करने की कोशिश करोगे तो वो एरर देगा एक तो आपको, ठीक है। अनआइडेंटिफाइड वेरिएबल, अनडिफाइंड वेरिएबल, अनडिफाइंड वेरिएबल वो बोलेगा, ठीक है, आपका इंटरप्रेटर। ओके फाइन, आई होप ये समझ में आ गया आपको। और ठीक है, तो ये रहा हमारा क्लास का कुछ प्रॉपर्टीज है, राइट। और हो क्या रहा है, मेरे पास एक मेथड है डेफ सो। चलो इंस्टेंस वेरिएबल को वैल्यू मिल गया, अब मैं उनको प्रिंट कर रहा हूँ। ये रहा सेल्फ, जस्ट यहाँ पे कुछ नहीं करना है, प्रिंट कर दो। प्रिंट सेल्फ डॉट var वन कॉमा सेल्फ डॉट var टू, ठीक है, प्रिंट कर दिया मैंने। ओके, अब क्या करना है, ये तो क्लास बन गया, इनहेरिटेंस हुआ कहाँ, राइट, ठीक है। सिंपल सा चीज, अभी मैं एक क्लास बी बना रहा हूँ। क्लास बी चाइल्ड क्लास बनेगा किसका, क्लास ए का। तो कैसे बनेगा, आपको क्या करना है, क्लास बी लिखो, कोई भी एक नया क्लास लिखो, ब्रैकेट देना, ब्रैकेट के अंदर में आप जिस क्लास का नाम लिखोगे वो होगा आपका पेरेंट क्लास। तो क्लास बी के लिए क्लास ए एक पेरेंट क्लास है, ठीक है। इसका मतलब क्लास बी क्लास ए से सारा प्रॉपर्टीज ले सकता है, ठीक है। ओके, सो मैं क्लास बी में कोई बॉडी नहीं लिख रहा हूँ, आई एम सिंपली पुटिंग अ पास। तो पास की कीवर्ड डालने पर क्या होगा, आपको बॉडी लिखने का जरूरत नहीं है, इट विल वर्क, ठीक है। आप टेस्ट कर सकते हो, चलो इसको देखते हैं प्रैक्टिकली। ओके, तो देख सकते हैं अभी हमने अपना जो क्लास का प्रोग्राम है ये हमने टाइप कर दिया, ठीक है। तो दिस इज पेरेंट क्लास, और ये आपका क्लास बी चाइल्ड है, याद रखिए क्लास बी चाइल्ड है, और क्लास बी के लिए पेरेंट कौन है, क्लास ए, ठीक है। अब करना क्या है, इतना कोड टाइप करने के बाद सेव कर लो, ठीक है। फाइल को हम सेव कर लेंगे किसी दूसरे नाम से, जो भी फाइल नेम होगा, सेव अस। तो अपना मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनहेरिटेंस, ओके, इनहेरिटेंस वन पहले से है तो इनहेरिटेंस टू नाम से मैंने फाइल बना दिया, ये मेरा मॉड्यूल नेम है, ठीक है। अब मैं सेव कर रहा हूँ इसको इनहेरिटेंस टू नाम से, चलो सेव कर दिया, ठीक है। प्रोग्राम आपका सेव हो गया, अब इसको लोड करते हैं, सिंपली इसको रन करो, रन हो गया, ठीक है। आप देख सकते हो इनहेरिटेंस टू यहाँ पे लोड हो गया है इंटरप्रेटर में। करना क्या है, यहाँ पे क्लास बी के लिए ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट बनाने का प्रोसेस सिंपल है, आप लिखना है ऑब्जेक्ट का नाम, फिर अब किसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा क्लास बी का ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे क्या डाला मैंने, कंस्ट्रक्टर, ठीक है, राइट। फंक्शन ब्रैकेट डाल दिया आपका क्लास का बी का।
आपका ऑब्जेक्ट बन गया। अब एंटर, राइट, ऑब्जेक्ट बन गया आपका। ठीक है, अभी करना क्या है, ओबी लिख कर डॉट लगा दो। देखो, बी के अंदर में कोई मेथड आपने लिखा है, नहीं लिखा है, मगर आपको क्या क्या ऑप्शंस मिल रहे हैं, मेथड वन, सो वर 1 वर 2। देखो बड़ा अजीब सा चीज है ना। ठीक है, आपने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, वो भी किसका, क्लास बी का। ये क्लास बी का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कौन सा वाला, ओबी। ओबी जो है क्लास बी का ऑब्जेक्ट है। क्लास बी के अंदर में आपने कुछ भी लाइंस नहीं लिखा है। ओके, कुछ नहीं लिखा है। ओके, सिंस बी इज इनहेरिटिंग फ्रॉम क्लास ए, तो ओबी लिखकर आप जब डॉट लगाते हो, तो ये क्या क्या एक्सेस करने के लिए आपको ऑप्शन देता है। ये लिख रहा था आपके पास, मेथड वन भी है, सो भी है, वेरिएबल वन भी है, वेरिएबल टू भी है। ये सारे चीज, ये सारे प्रॉपर्टीज क्लास ए के हैं, मगर बी के ऑब्जेक्ट के लिए अवेलेबल बता रहा है। तो इनहेरिटेंस, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है इनहेरिटेंस क्या है। ठीक है, तो इनहेरिटेंस में आप क्या कर रहे हो, पहले से लिखा हुआ कोड किसी एक क्लास में है, उसको आप एक चाइल्ड क्लास बनाते हो, चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रहा है, और चाइल्ड क्लास के पास पेरेंट क्लास के सारे प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं। ठीक है, अगर मैं चाहूँ, मैं यहाँ पे सीधे ओबी डॉट सो, पहले मेथड को कॉल कर लेते हैं, मेथड में वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, तो ओबी डॉट मेथड वन, मेथड में पहले वेरिएबल वन जो कि एक स्ट्रिंग है। ठीक है, हम डाल देते हैं स्ट्रिंग, स्ट्रिंग नेम इज प्रीतम। ओके, कॉमा, वैल्यू, वैल्यू में कुछ भी डाल दो, 10 20 30 कुछ भी डाल दो। ठीक है, चलो, मेथड कॉल हो गया। अब इसी मेथड, ये जो ऑब्जेक्ट है शो करेगा। ठीक है, राइट, तो ये सारे पॉसिबल है इनहेरिटेंस की वजह से। चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्या कर पा रहा है, पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट्स को, पेरेंट क्लास के मेंबर्स को कॉल कर पा रहा है। ये सारे क्लास के अंदर है, ये क्लास ए के मेंबर है, क्लास ए के मेंबर को क्लास बी एक्सेस कर पा रहा है, उसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई होप ये आपको आइडिया आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, दूसरे टाइप की इनहेरिटेंस क्या है। ठीक है, ओके ना, ओके फाइन, तो इसको क्लोज कर देते हैं, इसी फाइल में चेंजेस करेंगे। ओके ना, ये था आपका पहला सिंगल इनहेरिटेंस, राइट। ओके, नाउ लेट्स मूव टू सेकेंड टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, नंबर टू क्या है, दिस इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। क्या है ये, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है। ठीक है, मान लो आपके दादाजी के पास, योर ग्रैंडफादर, ग्रैंड पेरेंट के पास कोई प्रॉपर्टी है, जैसे कि मान लो एक घर है। ठीक है, एक हाउस है, पर वो किसको मिलेगा, ठीक है, आपके पेरेंट को मिलेगा। ओके, आपके पेरेंट इनहेरिट कर रहे हैं, तो मैं एरो का डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो योर पेरेंट इज एक्चुअली इनहेरिटिंग योर ग्रैंड पेरेंट्स प्रॉपर्टी। नाउ आप पैदा हो गए, तो इनडायरेक्टली आपको क्या मिला, आपका ग्रैंडफादर का घर, ग्रैंड मदर का घर, चलो ग्रैंड पेरेंट है, उनका घर आपको मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीपल लेवल्स हैं, मल्टीपल लेवल्स में इनहेरिटेंस हो रहा है। ऑल राइट, ठीक है, सो सो या हम लिख के देखेंगे, मेरे पास एक क्लास ए है, क्लास ए के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी है, क्लास बी जो है वो क्लास ए को इनहेरिट करता है। ठीक, ओके, नाउ आई हैव अनदर क्लास, क्लास सी, which is actually inheriting class B। ओके, क्लास बी के पास जो भी प्रॉपर्टी आए क्लास ए से मिले, क्लास सी को जो भी प्रॉपर्टी मिलेंगी क्लास बी को मिलेंगे। सो इनडायरेक्टली क्लास सी गेट्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ क्लास ए।
हम ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, आई होप ये मल्टीपल इनहेरिटेंस आपको समझ में आया हो। ठीक है, नाउ हम कोड करते हैं इसको। ऊपर वाला जो कोड है, ऊपर वाला कोड में आपको सिंपली क्या करना है, क्लास सी जो है यहाँ पे लिख दो। चलो, ओके, सिंपली लिखो क्लास सी। ओके, क्लास सी एक्चुअल इनहेरिट्स फ्रॉम क्लास बी। पास कर दिया। ठीक है, चलो देख लेते हैं, सेव कर लो, रन करो ना। अभी क्लास सी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, ओबी इक्वल्स टू सी, डन। ठीक है, अब ओबी डॉट लगा के देखो, सारे फीचर्स मिलेंगे आपको क्लास ए के, राइट। ओके, तो मेथड वन की कॉमा पुट अ वैल्यू ओबी डॉट शो। ऑल राइट, ठीक है, देखो यहाँ पे क्लास ए के पास जो भी प्रॉपर्टीज हैं क्लास बी ने इनहेरिट किए। ठीक है, मतलब अब हम बोल सकते हैं क्लास बी के पास ये सारे जो हैं क्लास बी के अंदर हैं। ठीक, अब क्लास सी जो है वो बी को इनहेरिट कर रहा है, तो इससे क्या हुआ, क्लास बी के पास जो भी है वो क्लास सी के पास भी आ गया। ऑल राइट, ठीक है, तो ये होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। यहाँ पे डिफरेंट लेवल्स में क्या किया जाता है, इनहेरिटेंस किया जा रहा है, प्रॉपर्टी शेयर किया जा रहा है। क्लास बी अगर चाहे, क्लास बी का खुद का प्रॉपर्टी भी हो सकता है। मान लो क्लास बी के पास खुद के कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ओके, लेट्स से क्लास बी के पास है डेफ, यहाँ पे फंक्शन वन नाम से एक फंक्शन बना देते हैं। ठीक है, और ये जस्ट प्रिंट करेगा क्या, दिस इज क्लास बी। चलो सिंपल, प्रिंट क्लास बी। ठीक है, ये भी फंक्शन अवेलेबल है, इसको सेव कर लो। तो क्लास ए के पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, क्लास बी के पास भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, क्लास सी के पास इनहेरिट किया हुआ प्रॉपर्टी है। क्लास सी के पास खुद का प्रॉपर्टी नहीं है, बी के पास अभी खुद का प्रॉपर्टी भी है। तो अगर बोले क्लास बी के पास कितने मेथड हैं, ठीक है, अगर कोई पूछे तो क्लास बी के पास कितना मेथड है, आप नहीं बोलना कि एक मेथड है, क्योंकि दो ऑलरेडी वो ले चुका है पेरेंट क्लास से, तो मतलब क्लास बी के पास तीन मेथड्स हैं। उसी प्रकार क्लास सी के पास भी कितने मेथड होंगे, क्लास बी से लिया हुआ चीज, उसके ग्रैंड पेरेंट से लिया हुआ चीज, तो क्लास सी के पास भी तीन मेथड्स हैं। ठीक है, आई होप दिस इज मेकिंग सम सेंस, आपको समझ में आ रहा है। ओके, चलो अभी ऑब्जेक्ट बना के देखते हैं, सी। ओके, ओ माय गुडनेस, ये क्या हो गया, मैंने शायद कुछ गलत से टाइप कर लिया है। ओके, ओके, शायद मैंने इंसर्ट दबा दिया था। ओके, ओबी इक्वल्स टू सी, ओबी डॉट मेथड वन। ठीक है, डॉट तो ओबी डॉट फन वन। ठीक है, राइट, तो देखो फन वन बता रहा है, तो इमीडिएट जो इनहेरिट कर रहा है वो मेथड पहले बता रहा है, उसके बाद उसके ग्रैंड पेरेंट के मेथड्स, उसके ग्रैंड पेरेंट के वेरिएबल्स नीचे हैं। ठीक है, ओके, तो आई होप ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस आप लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप का इनहेरिटेंस क्या होता है। मल्टी लेवल के बाद हम देखेंगे हायरार्किकल इनहेरिटेंस।
ये हायरार्की क्या होता है? ठीक है, तो हायरार्की माने मान लो जैसे कि हम बोल सकते हैं, ओके, जैसे कि आपके स्कूल में प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल प्रिंसिपल के नीचे में होते हैं वाइस प्रिंसिपल। ठीक है, वाइस प्रिंसिपल कंट्रोल करते हैं नंबर ऑफ टीचर्स को, टीचर्स के अंडर में होते हैं स्टूडेंट्स। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप हायरार्की है। ऑल राइट, ठीक है। तो इनहेरिटेंस में अगर उसको देखें तो आप इसी तरह कर सकते हो हायरार्की। ठीक है, मगर हम यहाँ पे इनहेरिटेंस में कैसा क्या करना है, ठीक है। तो हायरार्किकल इनहेरिटेंस में there is only one parent class, so a, a parent class can have more than one child class, more than one child class। ठीक है, एक पेरेंट क्लास है, एक पेरेंट के क्लास, एक पेरेंट के पास मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस होगी। ठीक है, सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेंगे, जैसे कि क्लास ए है। ठीक, क्लास ए को इनहेरिट करने वाले दो क्लास है, क्लास बी है, दूसरा है क्लास सी। तो इससे क्या होगा, ए और बी के पास सेम प्रॉपर्टीज होंगे और खुद के अपने भी प्रॉपर्टीज होंगे। ठीक है, क्लास ए बी का ऑब्जेक्ट क्लास सी के ऑब्जेक्ट से थोड़ा डिफरेंटली बिहेव करेगा। ऑल राइट, ठीक है, ओके। तो ये होता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। एक थोड़ा सा और एक एग्जांपल ले लेंगे, जैसे कि मान लो एक पेरेंट क्लास है, क्लास का नाम है एक रोज, गुलाब का फूल रोज। ठीक है, तो आपके पास एक डिफरेंट क्लास है जो कि है येलो रोज, वो भी रोज। हम उसको रोज ही बोलेंगे भाई, दूसरा कुछ तो बोल नहीं सकते। उसके खुद का रंग होगा, खुद का क्या होगा, स्मेल होगा। ठीक है, येलो आप बोल सकते हो, रेड रोज, व्हाइट रोज। राइट, ठीक है। तो एक पेरेंट क्लास है जिससे डिफरेंट चाइल्ड आप चाइल्ड क्लास बना सकते हो। ओके, और अपने मुताबिक यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी जो इनहेरिटेंस समझते टाइम हमने जो लोन क्लास लिया था, उसी हिसाब से देख लो कि पर्सनल डिटेल नाम से एक क्लास बना लो जो कि पर्सनल डिटेल स्टोर करेगा। ठीक है, फिर आप कार लोन ले लो, होम लोन ले लो, स्टडी लोन ले लो। तो एक बंदा बार बार फॉर्म फिलअप नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि उसका पर्सनल डिटेल ऑलरेडी बैंक के पास है। ओके, वो बस अप्लाई करेगा होम लोन के लिए, स्टडी लोन के लिए, क्योंकि सारे डिटेल्स तो ऑलरेडी प्रेजेंट है। जब पहली बार कोई एक लोन लेगा तो अपना डिटेल्स दे चुका होगा। ठीक है, ओके। तो ये देख रहे हो, ये हो गया आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस। एक पेरेंट है और ये चाइल्ड वन, चाइल्ड टू और चाइल्ड। ओके, यू कैन हैव मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस। ओके, चलो अब इसे एक प्रोग्राम कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल सा प्रोग्राम कर लेंगे, वही कार लोन वाला एक नया सा फाइल बना लेते हैं। चलो, न्यू फाइल। ओके, तो मेरे पास एक क्लास है यहाँ पे, डिटेल, डिटेल नाम का कोई क्लास है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ वेरिएबल बना लेंगे, जैसे कि नेम, एज, अमाउंट, कितना अमाउंट का लोन चाहिए उसको। ठीक है, ओके। चलो अमाउंट यहाँ पे नहीं लेते हैं, अमाउंट पर्सनली वो डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग क्लासेस से ले लेगा। नेम, एज और सिटी लिख देते हैं, चलो सिटी। ओके, ये तीन डिटेल है उसके पास, तो लेट्स इनिशियलाइज देम। सिंगल कोड दे दिया, एज को दे देते हैं 30, सॉरी 0, सिटी पे आपका इनिशियलाइज रिकॉर्ड। चलो, तो अब क्या करना है, अब हमको इनमें वैल्यू डालना है। ठीक है, सो डेफ यहाँ पे एंटर डिटेल नाम से एक मेथड बनाएंगे।
सेल्फ, यहाँ पे एक नेम लेगा, एक एज लेगा, एजी और एज, देन सिटी के लिए सी। सिटी लीजिए ना, क्या दिक्कत है। चलो, सेल्फ जो है सेपरेट करेगा लोकल और ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, तो सेल्फ डॉट नेम मतलब ऊपर में जो वेरिएबल लिखा है ना उनको, उनमें मुझे वैल्यू भरना है, इक्वल टू नेम, फिर सेल्फ डॉट एज इक्वल्स टू सिटी, सेल्फ डॉट सिटी इक्वल्स टू सिटी। बड़ा गड़बड़ कर रहा हूँ, एज। सो सेल्फ डॉट एज इक्वल टू एज, सेल्फ डॉट सिटी इक्वल टू सिटी। ओके चलो, ये मैंने डिटेल्स एंटर कर दिए, राइट। फिर क्या करना है, डेफ, तो डिटेल, तो डिटेल्स नाम से मैंने फंक्शन बनाया, और ये क्या करेगा, वो प्रिंट कर देगा बस, सेम चीज प्रिंट करेगा वो। ओके, कॉपी पेस्ट, कॉमा, कॉमा, चलो प्रिंट कर रहा है। ये कुछ इंफॉर्मेशन है, जैसे कि सिटी प्रिंट कर रहा है, एज प्रिंट कर रहा है और नाम प्रिंट कर रहा है। ठीक है, बस इतना ही, ये क्लास डिटेल। ठीक है, चलो अब एक क्लास बनाते हैं, क्लास कार लोन। कार लोन, कार लोन इनहेरिट कर रहा है कहाँ से, डिटेल से। पहले डिटेल दो भाई, उसके बाद लोन मिलेगा। ठीक है, चलो डिटेल ले लिया। डिटेल लेने के बाद अब क्या करना है, लोन अमाउंट कितना चाहिए। ठीक है, तो हम AMT लिख देते हैं, AMT अभी है उसका 0.0। ठीक है, ओके, डेफ क्या है, आस्क अमाउंट AMT। ठीक है, आस्क अमाउंट नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया, वो पूछेगा भाई कितना अमाउंट चाहिए। ठीक है, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट से A इक्वल्स टू, अपना अमाउंट जो होगा फ्लोट टाइप होगा ना, पॉइंट में ना, फ्लोट इनपुट, एंटर, लोन अमाउंट, लोन अमाउंट कितना तो आपको लोन चाहिए। ठीक है, तो जो भी आएगा वो लोन अमाउंट में चला जाएगा। ठीक, ओके, तो ये जो है सेल्फ डॉट AMT में स्टोर कर देगा हमने। ठीक है, ये अपना इंस्टेंस वेरिएबल में मैंने स्टोर कर दिया लोन अमाउंट। अब क्या करना है, अब मुझे इसको डिस्प्ले कर देना है, कुछ ऐसा कुछ इंटरेस्ट इंटरेस्ट डाल के डिस्प्ले कर देंगे। ठीक है, तो डेफ अपना EMI नाम से एक मेथड बनाएंगे। EMI क्या करेगा मेथड, वो अमाउंट को 5 साल के लिए वो डिवाइड कर देगा। 5 साल माने 12 से डिवाइड, 5 साल माने आपके कितने महीने होते हैं, 60 महीने। ठीक है, ओके, तो वो कितने साल के लिए चाहिए लोन अमाउंट, अरे हाँ ले लेते हैं ना, कितने साल के लिए चाहिए। ओके, चलो ईयर ले लेते हैं, वाई ईयर। तो इंट इनपुट, एंटर, पीरियड, लोन पीरियड, लोन कितने साल के लिए चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पे एक ईयर डाल देते हैं, ये इंटीजर टाइप है। चलो
तो ये ईएमआई जो है कैलकुलेट करेगा। ठीक है, कितने साल के, 2 साल के लिए ले रहे हैं तो 12 महीने। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ईएमआई कैलकुलेट करेंगे। सो ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, ईएमआई अंडरस्कोर। ठीक है, तो चलो ईएमआई, ईएमआई पर मंथ। हाँ, अरे क्या यार, ईएमआई तो है। ठीक है, सो ईएमआई इक्वल्स टू क्या होना चाहिए कैलकुलेशन आपका, अमाउंट। अमाउंट कहाँ से मिलेगा, ऊपर में अमाउंट है ना, तो आपको लिखना पड़ेगा सेल्फ डॉट एम टी अमाउंट, सेल्फ डॉट अमाउंट डिवाइडेड बाई। ठीक है, हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे कितने कितने से, जितना साल है, कितने महीने हैं उसी हिसाब से। ठीक है, ओके, ये लोकल वेरिएबल है, ये जो ईएमआई है ना, ये लोकल वेरिएबल है, ये पे प्रिंट कर दो, प्रिंट की पर ईएमआई आपका बनता है ईएमआई। ऑल राइट, सो दिस इज सम क्लास कार लोन। ठीक है, उसी स्टाइल में हम क्लास होम लोन भी बना देते हैं। ठीक है, क्लास होम लोन, चलो होम लोन बना दिया। होम लोन के लिए भी डिटेल चाहिए भाई, होम लोन के लिए भी डिटेल चाहिए, ले लो डिटेल्स। ठीक, ओके, अब क्या करना है, ये सारी चीज कॉपी कर लो, सेम 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 ही है वो, क्या है। ठीक है, हाँ जी, हमको इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट का देख लेते हैं, एक अपने से ही ऐड कर देंगे इंटरेस्ट। ठीक है, तो अमाउंट जितना मांग रहा है उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे यहाँ कार लोन में। आपका मान लो 10% का इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं। ठीक है, 10% द रेस्ट एडेड टू अमाउंट। ठीक, तो अमाउंट में ऐड कर दो। ऑल राइट, तो इंटरेस्ट होगा आई एन इक्वल्स टू, अरे इन एक तो ऑपरेटर है। ओके, सो इंटर इक्वल्स टू 10%, माने कितना होगा, 10/100, दैट इज 0.1। ओके, 0.1 इंटू हाउ मच, कितना, किसका, अमाउंट का, सेल्फ डॉट एम, अमाउंट का 10% हमने ऐड कर दिया, 0.1, दैट इज 10/100। ओके, ये आपका 10% का इंटरेस्ट, आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। अब अमाउंट को आप बढ़ा दो। ठीक है, सो टोटल, टोटल हो गया आपका सेल्फ डॉट अमाउंट प्लस इंटरेस्ट जोड़ दो, तो ये आपका फाइनल अमाउंट है जो आप ले रहे हो, बैंक अपना इंटरेस्ट रख रहा है। ठीक है, तो आपको ये टोटल का डिवाइड बाई 12 पर ईयर, जो जितना भी है वो मंथली ईएमआई आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, 10% की हिसाब से। होम लोन में अब हम 12% कर लेंगे, और क्या, होम लोन में यही चीज हम 12% में कर लेते हैं, चलो। ठीक है, कंट्रोल सी, ठीक है, ये 12% कर दो इसको, तो दैट विल बी 0.12। बड़ा सिंपल कैलकुलेशन है, ओके, करके देखना। चलो, तो आप देख सकते हैं मेरे पास क्लास डिटेल है, उसके बाद मेरे पास कार लोन है। ठीक है, कार लोन, फिर मेरे पास और एक क्लास है होम लोन। ठीक है, इसका हेरिटेजिकल स्ट्रक्चर अगर देखें, इसको इसको क्लोज कर देते हैं, तो आप क्या देख रहे हो अपने सामने। ठीक है, डिटेल नाम का कोई क्लास है, और कार लोन नाम का एक क्लास है, और एक होम लोन नाम का एक क्लास है। ठीक है, तो कार लोन डिटेल से कुछ इंफॉर्मेशन इनहेरिट कर रहा है, और होम लोन भी कुछ इंफॉर्मेशन इनहेरिट कर रहा है। क्लास क्लास कार क्लास का खुद का अपना कैलकुलेशन पार्ट है, होम लोन का भी खुद का अपना कैलकुलेशन पार्ट है। ठीक है, चलो अब
इनको यूज करके देखते हैं। ये तो हमने कुछ प्रोग्राम कर दिया है, राइट। अब इसको कैसे यूज करना है, सेव कर लेते हैं फाइल को। फाइल सेव एज, तो हायरार्की इनहेरिटेंस, ओके। थोड़ा नाम यूज करना चाहिए, अच्छा है, चलेगा। चलो सेव कर दिया हमने, रन कर देते हैं, रन मॉड्यूल, ओके। ना अब मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है। तो मान लो कोई बंदा आता है, उसे बोलता है कि मुझे कार लोन चाहिए, ठीक है। तो ओबी डॉट ओबी इक्वल्स टू कार लोन नाम का ऑब्जेक्ट बनाया हमने। अब ओबी के साथ डॉट लगा के देखो क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। तो देख रहे हो, क्लास के खुद के फंक्शंस पहले अवेलेबल हैं, ईएमआई नाम का फंक्शन, ठीक है। एज, अमाउंट, ये क्लास के वेरिएबल्स हैं। आस्क अमाउंट, ठीक है, ये भी एक मेथड है जो कि क्लास के अंदर में है, ठीक। फिर आपके पास सिटी, एंटर डिटेल। चलो तो पहले तो हमको कार लोन देने से पहले क्या मांगना है, भाई डिटेल दे दो, ठीक है। चलो डिटेल, डिटेल में क्या क्या भरना है हमको, तो डिटेल में हमको क्या क्या भरना था देख लेते हैं यहाँ पे। तो डिटेल में पहले हमको भरना था ये नेम, फिर एज, फिर सिटी, ठीक है। आप थोड़ा प्रेजेंटेबल प्रोग्राम कर लेना, मैं समझा रहा हूँ इसीलिए मैं शॉर्टकट में जा रहा हूँ, ठीक है। तो पहले हम नेम भर लेते हैं, नेम इज पायल, ठीक। पायल को कार खरीदना है। एज, एज मान लो 25, ठीक है। सिटी, सिटी है, लेट से सिटी है पूरी, ओके, राइट, ठीक है। सो दिस इज द सिटी। चलो एंटर कर दिया हमने, ओके। नाउ डिटेल तो दे दिया, अब करना क्या है, अब मुझे आस्क अमाउंट, आस्क एएमपी अमाउंट मांगना है, आस्क अमाउंट। तो जैसे ही फंक्शन रन किया, ठीक है, बोल रहा है कि लोन अमाउंट कितना है। तो पायल को चाहिए 5 लाख, ठीक है। चलो 5 लाख हमने दे दिया लोन अमाउंट, ठीक, ओके। फिर कितने साल के लिए चाहिए, पायल मांग रही है लोन 5 साल के लिए, ओके। चलो लोन पीरियड भी दे दिया। अब क्या करना है, अब मुझे ईएमआई कैलकुलेट करना है। सो ओ बी डॉट ई एम आई फंक्शन मैंने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अच्छा, ईयर इज नॉट डिफाइंड, यहाँ क्या प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। देखो अब यहाँ लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, जिसको डाउट है देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे दिस इज द इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे तो यूज किया है, दिक्कत क्या हो रहा है, अगर मुझे इंस्टेंस वेरिएबल को किसी भी मेथड के अंदर एक्सेस करना है तो मुझे सेल्फ लगाना चाहिए, मैंने यहाँ पे नहीं लगाया था। ऑल राइट, ठीक है, मुझे यहाँ पे सेल्फ यूज करना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं किया है, ठीक है। दोबारा ये सब तामझाम करना पड़ेगा, चलो देख लेते हैं, करेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो वाई आर है ना, ये दिस वन, ये आपका लोकल वेरिएबल हो गया, ठीक है। मगर ये यहाँ पे इसमें कोई वैल्यू नहीं है, तो ये दिक्कत है। तो सोल्यूशन क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे लोकल वेरिएबल अगेन बना लेते हैं, लोकल वेरिएबल, चलो। ओ, अच्छा हाँ, देखो यहाँ पे ना जो इनपुट ले रहा हूँ ना, दिस इज ऑल्सो ए लोकल वेरिएबल। तो पहले ग्लोबल वेरिएबल मतलब आपका इंस्टेंस वेरिएबल में वैल्यू चढ़ा दो, उसको उसको लिख दो सेल्फ डॉट वाई आर, एंड हियर अगेन अंदर में सेल्फ डॉट ईयर, ठीक है। चलो सेल्फ डॉट ईयर, नीचे भी चेक कर लेते हैं, यस, सेल्फ डॉट। तो देखा, जो आप यहाँ पे डिक्लेयर करते हो आप उनको हर एक मेथड के अंदर यूज कर सकते हो, ठीक है, प्रोवाइडेड आप उनके साथ सेल्फ कीवर्ड का यूज करो। ऑल राइट, आई होप अब सब कुछ सही है। चलो हम इसको क्लोज कर लेते हैं, फिर रन करेंगे, ओके ना, रन अगेन, सेव, यस आई अब सेव,
चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ओ बी इक्वल्स टू कार लोन, लोन। ओ बी इक्वल टू कार लोन ले लिया। चलो अब ओ बी डॉट डिटेल, क्या है अपना, एंटर डिटेल, एंटर पहले डिटेल भाई, डिटेल दो उसके बाद लोन मिलेगा। तो डिटेल है काजल, कॉमा 25, कॉमा सिटी है न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। ओके, देन ओबी डॉट कितना अमाउंट चाहिए उसको, तो एंटर डिटेल के बाद अपना आस्क अमाउंट, कितना अमाउंट वो मांग रही है। ठीक है, ओके। चलो आस्क अमाउंट, आस्क अमाउंट कर दिया हमने। आस्क अमाउंट करने के बाद क्या करेंगे, यस, अमाउंट क्या है, सॉरी 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 सॉरी, हाँ, अमाउंट है 5 लाख, 1 2 3 4, ओके, 5 6, डन। पीरियड है 5 साल, ओके। फिर ओबी डॉट, मैं यहाँ पे डॉट लगा के दिखता हूँ क्या प्रिंट कर सकता हूँ, मैं 100 डिटेल दिखा देता हूँ। ठीक है, 100 डिटेल, चलो डिटेल्स देख लो। काजल 25 की, न्यू दिल्ली। ठीक है, अब ईएमआई कितना उसको देना है, तो पर मंथ ईएमआई उसको पड़ जाएगा ये 91,000, सॉरी 9,166.66। तो दिस इज द ईएमआई शी हैज टू पे। बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम था। ठीक है, अब दूसरा क्लास का लोन ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मान लो OB2, OB2 अब होम लोन चाहिए, काजल को होम लोन चाहिए, होम लोन, लोन। ठीक है, होम लोन नाम तो फिर से क्या देना पड़ेगा भाई, डिटेल। ठीक है, OB2 डॉट एंटर डिटेल। ठीक है, डिटेल क्या है, नाम दे दो भाई काजल। देखो एक बार डिटेल फंक्शन आपने डिटेल का क्लास बनाया था, बार बार आप इसको यूज कर पा रहे हो। ठीक है, तो कार लोन भी वही डिटेल क्लास को यूज कर रहा है, होम लोन भी वही डिटेल क्लास को यूज कर रहा है। आई होप दिस इज नॉट बोरिंग। ओबी डॉट, चलो ये मैं डायरेक्ट, चलो आस्क अमाउंट, आस्क इवेंट्री, लोन अमाउंट, और वो 50 लाख ले लो, 50 लाख। ओके, लोन पीरियड मान लो 15 साल के लिए। ठीक है, तो अरे माय गॉडनेस, ये OB2 में होना चाहिए था। गलत कर दिया मैंने, कोई बात नहीं। चलो फिर से OB2 डॉट आस्क AMT, क्योंकि ओबी जो है वो कार लोन के लिए है ना ऑब्जेक्ट, OB2 जो है होम लोन के लिए है। तो यहाँ पे दे दो फिर से 50 लाख, 15 साल, OB2 डॉट EMI, यस EMI, EMI। तो पर मंथ EMI पड़ेगा 31,111.11। ठीक है, आई होप दिस इज मेकिंग एन आइडिया, ये आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा है। ठीक है, सो होम लोन के अंदर में हम बस अपना कैलकुलेशन पार्ट रख रहे हैं, और ये इतना सारा डिटेल हमको हर एक बार कार लोन में चाहिए और होम लोन में चाहिए, मगर हम उसको लिख नहीं रहे हैं क्योंकि इनहेरिटेंस हमको एक प्रॉपर्टी दे रहा है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फीचर में एक प्रॉपर्टी है इनहेरिटेंस, जो कि आपको ये फैसिलिटेट कराता है कि आप कोई भी कोड को एक क्लास में लिखो, फिर उसको इनहेरिट करके अपने अंदर यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो इससे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे मैंने इसको कार लोन में भी यूज किया और होम लोन में भी यूज किया। ठीक है, अगर ये इनहेरिटेंस फीचर नहीं होता तो इस क्लास में मुझे इतना डिटेल, इतना लाइंस लिखना था, अगेन होम लोन के क्लास में भी उतना डिटेल, उतना लाइंस मुझे लिखना पड़ता। ओके, आई होप दिस इज मेकिंग सम सेंस, आपको समझ में आए। ओके, थैंक यू।
हम आगे बढ़ेंगे। ओके। तो अब हम देखेंगे एक ऐसा टाइप का इनहेरिटेंस जो थोड़ा सा अजीब है। अजीब किस लिए है ये बताऊंगा। ठीक है। ओके। सो ये इनहेरिटेंस जो है ये है मल्टीपल इनहेरिटेंस। ओके। ये अपना फोर्थ नंबर शायद। ओके। मल्टीपल इनहेरिटेंस ये होता क्या है मल्टीपल इनहेरिटेंस। ओके। तो यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे एक चाइल्ड क्लास के लिए मल्टीपल पेरेंट होते हैं। ओके। ए चाइल्ड क्लास, ए चाइल्ड क्लास inherits from multiple parents। ओके। तो आपका चाइल्ड क्लास है। ठीक। यहाँ पे है पेरेंट वन, पेरेंट टू, ओके, पेरेंट थ्री। ओके। तो पेरेंट वन के प्रॉपर्टीज चाइल्ड क्लास के पास है, पेरेंट टू के भी प्रॉपर्टीज चाइल्ड क्लास के पास है, पेरेंट थ्री के भी प्रॉपर्टीज चाइल्ड क्लास के पास है। ठीक है। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस को मैंने अजीब क्यों बोला, क्योंकि दूसरे लैंग्वेजेस जैसे कि सी प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, इसमें है मल्टीपल इनहेरिटेंस है। राइट। ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है। जावा जो कि प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये सपोर्ट नहीं करता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसने सीधे मना कर दिया भाई नहीं चाहिए, कुछ तो गड़बड़ होगा। ठीक है। जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता, मतलब आप मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में नहीं कर सकते। ठीक है। ओके। इसके बदले जावा ने दिया हुआ है इंटरफेस। ओके। नाउ तो ये तो बात था जावा का। अब पाइथन में आते हैं। पाइथन हम पढ़ रहे हैं तो पाइथन मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है। ठीक है। ये तो बस देखने में सिंपल है। ठीक है। अब देखते हैं क्या है। ओके। एक प्रोग्राम कर लेते हैं कुछ। ठीक है, छोटा मोटा प्रोग्राम कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। ओके। कि दिक्कत क्या है। ये किधर गया। ओके। वेर यू गो। अब एक नया फाइल बना लेते हैं इसके लिए। न्यू फाइल, इसको क्लोज कर देते हैं। तो अब अपना टॉपिक है मल्टीपल इनहेरिटेंस। ओके। तो मल्टीपल पेरेंट चाहिए हमको। तो क्लास P1 मतलब पेरेंट वन। पेरेंट वन के पास कुछ प्रॉपर्टीज है। लेट से पेरेंट वन के पास है एक्स नाम का एक वेरिएबल जिसमें कुछ वैल्यू है 5। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे इसके पास एक मेथड है। मेथड का नाम है M1। चलो वो M1 से कर क्या रहा है, वो जस्ट एक्स को प्रिंट कर देगा। ठीक है। प्रिंट सेल्फ डॉट एक्स गया, सेल्फ, डन। ठीक है। नाउ क्लास P2, P2 के पास है वाई, वाई में है 20। और यहाँ पे जो है M2 नाम का मेथड है। ठीक। प्रिंट कर लो सेल्फ डॉट वाई। ठीक है, कोई दिक्कत, बड़ा सिंपल सा क्लास है। P1 P2। ओके। देन हमारे पास P3 भी हो सकता है, P4 भी हो सकता है। मैं उतना ज्यादा नहीं खींचूंगा। ये आपका तीसरा क्लास है। ओके। सो M3 सेल्फ, चलो ये भी अपना प्रिंट कर रहा है सेल्फ डॉट जेड। ठीक है। अब अब एक चाइल्ड क्लास बना लेते हैं। ठीक है। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस लिखते कैसे हैं। ठीक है। क्योंकि जब आप पहले देख रहे थे जो भी इनहेरिटेंस आप पढ़ चुके हैं,
जैसे कि सिंगल इनहेरिटेंस हो गया, मल्टी लेवल हो गया, हायरार्किकल इनहेरिटेंस हो गया, वहां पे क्या होता था, आप क्लास नेम के बगल में आप ब्रैकेट्स डाल के, ठीक है, आप क्या करते थे, जिस पेरेंट क्लास को इनहेरिट करना है उसका नाम, बस उसी क्लास का नाम लिखते थे। मगर यहाँ पे आपके पास एक चाइल्ड क्लास है। अब इस चाइल्ड के पास तो तीन तीन पेरेंट है, ठीक है। तो अगर आपको तीन पेरेंट आपके हैं, तो आपको तीनों का नाम लिखना पड़ेगा। तो P1, P2, P3। ओके, ये आ गया आपका P1, P2, P3। ओके, राइट। तो ये है क्या, P1, P2, P3, ये तीन पेरेंट्स हैं चाइल्ड क्लास के लिए। और चाइल्ड क्लास का मैं कुछ बॉडी नहीं बना रहा हूँ, छोड़ दे रहा हूँ ऐसे ही। चलो सेव कर लेते हैं, देखते हैं काम करता है कि नहीं करता। ठीक है, सो मल मल्टीपल ट्रांस, चलो सेव कर दिया फाइल को मैंने। अब लोड हो गया फाइल अपना इंटरप्रेटर में। ठीक है, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। सो ओ बी इक्वल्स टू चाइल्ड, चाइल्ड क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। अब ओ बी डॉट, तो मुझे M1, M2, M3 ये सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। ठीक है, M1, M2, M3 ये सारे ऑप्शंस मुझे मिल रहे हैं। मैं जिस क्लास को चाहे उस क्लास को यूज कर सकता हूँ। एक्स वाई जेड भी मुझे ऑप्शंस में अवेलेबल है। ठीक है, ओके। तो चाइल्ड क्लास के पास तीन पेरेंट के तीनों मेथड्स अवेलेबल हैं। आप M1 प्रिंट कर सकते हो, ठीक है, ओ बी डॉट M2 भी प्रिंट कर सकते हो, ओ बी डॉट M3 भी प्रिंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अजीब क्यों बोला? ठीक है, कुछ तो वजह होगा, जावा उसको यूज नहीं कर रहा है। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम हो जाता है, कब होता है, ठीक है, उस प्रॉब्लम को बोलेंगे हम एम्बिग्विटी इशू। एम्बिग्विटी मतलब एक कंफ्यूजन स्टेट जनरेट होता है, एक एक चीज हो जाता है टोटल, वो अनक्लियर होता है, अनक्लियर हम बोलेंगे, अनक्लियर। ओके, समथिंग इज अनक्लियर। क्या अनक्लियर है भाई? समथिंग इज अनक्लियर, जो कि हो जाता है। ठीक है, अब मान लो, ठीक है, ये जो मेथड है आप सीधे देख रहे हो, तो ये तीनों क्लास में एक कॉमन नेम से एक मेथड बना दो। ठीक है, डेफ एम, एम नाम से मेथड बना दिया हमने। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, प्रिंट सेम क्लास जो है, सो एम मेथड ऑफ क्लास P1। चलो, चलो, ये मेथड एम P1 में है, सेम मेथड आपका किधर है, अरे यार, ओके, यहाँ P2 लिख देते हैं। P2 में भी सेम नाम से मेथड है, P3 में भी सेम नाम से मेथड है। ठीक है, तो दिक्कत क्या है सेम नाम से रहने पर, प्रॉब्लम क्या है? ओके, हो सकता है P1 का खुद का एम है, P2 का खुद का एम है, P3 का खुद का एम है। ठीक है, तो दिक्कत क्या है? ओके, तो अगर मैं यहाँ पे ओबी डॉट में अगर एम बोलूं, ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ ओबी डॉट एम मेथड, ठीक है, अभी मुझे को दोबारा रन करना पड़ेगा समझाने के लिए। अब चलो देखते हैं क्या हो रहा है, और उसको रन करते हैं। चलो, रीसेट हो गया। ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ओबी इक्वल्स टू चाइल्ड, ठीक है, ओबी डॉट M1, M2, M3 तीन क्लास के तीन अलग अलग मेथड बता रहा है, मगर तीनों क्लास में एम नाम से भी मेथड है। यहाँ पे मुझे एक एम क्यों दे रहा है? यहाँ पे मुझे तो तीन एम दिखाना चाहिए था। P1 के लिए एम है, P2 के लिए एम है, P3 के लिए भी एम है। ठीक है, ओके। तो
यहाँ यही दिक्कत है, राइट। ओके, तो जावा में, इवन सी प्लस प्लस में भी उसको रिजॉल्व नहीं किया गया है। ठीक है, तो जावा में दिक्कत क्या था कि अगर कोई पर्टिकुलर मेथड एम क्लास ए में भी है, क्लास बी में भी है और क्लास सी में भी है, ओके, एक चाइल्ड क्लास वो बोल रहा है मुझे एम मेथड चाहिए, राइट। यहाँ पे कंपाइलर कंफ्यूज होता है, एम मेथड ए बी सी तीनों में है और तीनों को ये इनहेरिट कर रहा है, तो वो कौन से एम का बात कर रहा है। ठीक है, तो चाइल्ड क्लास जो है कौन से मेथड का बात कर रहा है, ठीक है, उसको कौन सा मेथड चाहिए, क्लास ए वाला या बी वाला सी वाला। ये यहाँ पे ये मैसेज यहाँ पे पूरा टोटली अनक्लियर है। ठीक है, ओके, तो ये बड़ा कंफ्यूजन स्टेट जनरेट करता है, तो इसी वजह से जावा ने इसको अवॉइड किया है। ठीक है, कहीं कहीं पे आप इसको एम्बिगुइटी इशू देख सकते हो, कहीं कहीं पे आपको डायमंड एरर प्रॉब्लम भी ऐसे नाम से भी आ जाएगा, डायमंड एरर प्रॉब्लम, जब एक पर्टिकुलर क्लास होगा। ये एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर में बता रहा हूँ आपको। हाइब्रिड स्ट्रक्चर माने दो टाइप की इनहेरिटेंस यहाँ पे है। क्लास ए है आपके पास, क्लास ए के पास दो पेरेंट है, सॉरी दो चाइल्ड है, बी और सी, ये दोनों चिल्ड्रन है, तो ये आपका हो गया हायरार्किकल इनहेरिटेंस। देन यहाँ पे डी नाम से एक क्लास है जो कि दो पेरेंट रख रहा है, बी और सी। अब बी के पास एम मेथड है, सी के पास भी एम मेथड है। अगर डी ने एक्सेस करने का कोशिश किया एम मेथड को, तो कहाँ से मिलेगा, बी से मिलेगा या सी से मिलेगा, किससे लेना है, क्वेश्चन यही बनता है कि मेथड एम कहाँ से आएगा, बी से आएगा या सी से आएगा। ठीक है, अगर कंपाइलर ने आपको बी वाला मेथड दे दिया मगर आपको चाहिए सी वाला, तो ये तो प्रॉब्लम है, बिकॉज दिस इज अनक्लियर कि आपको किसका मेथड चाहिए। ओके, ये डायमंड स्ट्रक्चर में, इसलिए आपको उसको डायमंड एरर प्रॉब्लम बोल सकते हो। ओके, तो यहाँ पे भी आपका एम्बिग्युइटी इश्यू हुआ, तो इसी वजह से जावा ने उसको हटा दिया, मल्टीपल इनहेरिटेंस को वो सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, मगर पाइथन कैसे सपोर्ट कर देता है, यहाँ पे पाइथन में भी यही दिक्कत है, ए वाला चाहिए, बी वाला चाहिए या सी वाला चाहिए। ठीक है, ओके, सो पाइथन यहाँ पे करता क्या है, पाइथन बोलता है कि जो क्लास सबसे पहले आप यहाँ पे लिखते हो, ओके, ठीक है, जो क्लास सबसे पहले है उसी क्लास का मेथड एक्सेसिबल है, बाकी दोनों के मेथड को वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, ओके, मतलब P1 का M जो है वो अवेलेबल है, P2 और P3 के M अवेलेबल नहीं है। ठीक है, समझ में आया, इट्स दैट सिंपल, याद रखो। ओके, तो सबसे पहले सबसे लेफ्ट कॉर्नर कॉर्नर में जिस क्लास को आप इनहेरिट करते हो वही आपका अवेलेबल है। ठीक, अब देखो ओबी डॉट एम, मैं कॉल कर रहा हूँ ओबी डॉट एम। ठीक है, सो अच्छा यहाँ पे हमने सेल्फ नहीं लिखा है, यार बड़ा दिक्कत है, सेल्फ लिख दो, सेल्फ सेल्फ सेल्फ, और कहाँ, यहाँ सेल्फ, देयर यू गो, सेल्फ। चलो सेव हो गया, सेव कर लो, अगेन दोबारा रन करो। अब ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास का। ठीक है, फिर ओबी डॉट एम, देखो P1 का ही कॉल हुआ। ठीक है, मान लो अभी हम यहाँ पे P2 लिख देते हैं, P2, और यहाँ पे हम P1 लिख देते हैं। ठीक है, तो पहले इनहेरिट कर रहा है P2 को, फिर इनहेरिट कर रहा है किसको, P1 को, राइट। ओके, सो देयर इज समथिंग कॉल्ड मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर पाइथन में, वो थोड़ा देखना आप। ओके, एमआरओ, तो पाइथन वही इसी को फॉलो करता है, तो सबसे पहला वाला मेथड जो है उसी को वो एक्सेस कर रहा है। सो ओबी इक्वल्स टू चाइल्ड क्लास, चलो ऑब्जेक्ट बन गया चाइल्ड क्लास का, अब ओबी डॉट एम, एम मेथड को कॉल करो, देखो तो पहले P1 था इसलिए P1 बता रहा था, P1 का मेथड कॉल हुआ था, अब P2 सबसे पहले है। ठीक है, तो इसीलिए P2 सबसे
P2 का जो M मेथड है उसको वो एक्सेस कर रहा है। ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम था इसको रिजॉल्व पाइथन ने इस तरह किया। ओके। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है। ओके। और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था जिस वजह से जावा ने इसको अवॉइड किया। ठीक है। ओके। और पाइथन उसके साथ कैसे डील कर रहा है। राइट। तो अगर आपके पास सारे पेरेंट्स के पास एक ही नाम से कोई मेथड है तो चाइल्ड क्लास बस सबसे पहले जो जिस क्लास को इनहेरिट कर रहा है उसी क्लास के मेथड को वो एक्सेस कर सकता है। राइट। ओके। अगर नाम अलग अलग हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेथड नेम अगर अलग अलग हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कॉल करने में। अगर मेथड नेम सेम हो जाता है तो वो बस पहले क्लास जो जो लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड से जाते टाइम जो पहले क्लास आ जाएगा उसी मेथड को वो एक्सेस करेगा। ओके, आई होप दिस इज मेकिंग सम सेंस। ओके। फिर आगे देखते हैं हम। अब डिफरेंट टाइप्स के इनहेरिटेंस, आपके ये चार मेजर टाइप के इनहेरिटेंस आपने पढ़ लिए। ठीक है। फिर पांचवा आता है आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस, जिसमें आप कॉम्बिनेशंस ऑफ ये ऊपर वाले चारों के कॉम्बिनेशन आप बनाते हो। ठीक है। सो तो यू कैन से कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है। मान लो क्लास ए है, क्लास बी और क्लास सी ये एक्सेस कर रहे हैं ए के प्रॉपर्टीज को। ठीक है। ओके। तो ये आपका क्या हो गया, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस, एक पेरेंट मल्टीपल चिल्ड्रन। देन आपका क्लास डी आ जाता है जो कि इनको एक्सेस कर रहा है। ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, क्लास डी के पास ए बी सी सबका प्रॉपर्टी है। ऑल राइट। तो ये क्लास डी के पास सिंस डायरेक्टली दो पेरेंट है तो हम क्या बोलेंगे, क्लास डी और बी और सी को लेके हम बोल देंगे क्या, किस टाइप का, मल्टीपल इनहेरिटेंस बोल देंगे। ठीक है। ओके, हायरार्किकल गया तो मल्टीपल इनहेरिटेंस, ये रहा मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है। ओके। नाउ अब अगर एक और एक सा क्लास और एक कोई भी क्लास ले लो, क्लास ई जो कि डी को इनहेरिट कर रहा है। तो अब ई के पास बी सी ए सबका प्रॉपर्टीज है क्लास ई के पास। ठीक है। क्लास ई और डी अगर इनको देखा जाए और ऊपर वाले क्लासेस को देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो गया, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया। तो ये टोटल अगर आप सब कुछ कंबाइन कर लेते हो तो आपका एक हाइब्रिड टाइप का इनहेरिटेंस बन जाता है। ठीक है। ओके। तो आप इसको ट्राई करना अपने तरीके से। ओके। तो आई होप आप लोगों को टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस समझ में आया। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि मेथड्स को, कंस्ट्रक्टर को कैसे यूज करना है क्लासेस में। क्लास पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है, चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर है, वहां पे कैसे कॉल किया जाता है कंस्ट्रक्टर्स को। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, सुपर कीवर्ड के बारे में पढ़ेंगे। देन एक चीज दिमाग में आ रहा होगा कि यार बड़ा अच्छा है, क्लास ए पेरेंट है, क्लास बी को सब कुछ शेयर कर दे रहा है। राइट। ओके। तो प्रॉब्लम कब आ सकता है, मान लो आपके पास एक क्लास है जो कि यूजर नेम और पासवर्ड स्टोर कर रहा है। तो कोई भी रैंडम क्लास बना दो, उसको इनहेरिट कर लो, तो आपको तो यूजर नेम पासवर्ड सारे कुछ मिल जाएंगे। ठीक है। मान लो आपने एक कुछ सॉफ्टवेयर बनाया और कोई दूसरा बंदा आपके सॉफ्टवेयर का ये लूप होल को यूज कर सकता है। ये एक प्रॉब्लम है जिसको यूज कर सकता है जस्ट बाय सिंपली इनहेरिटिंग। ठीक है। ओके। तो हमको थोड़ा इनकैप्सुलेशन पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इनकैप्सुलेशन माने डेटा हाइडिंग के ऊपर। ठीक है। डेटा सिक्योरिटी के ऊपर हमको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो वो कैसे करना है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एक्सेस स्पेसिफायर। ओके। एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड। पब्लिक वो चीजें होती हैं जिनको आप शेयर करना चाहते हो, प्राइवेट वो चीजें होती हैं जिनको आप शेयर नहीं करना चाहते हो, वो रिस्ट्रिक्टेड मोड पे रहता है। ठीक है। प्रोटेक्टेड ये बस गिने चुने लोगों तक शेयर करने के लिए है, गिने चुने क्लासेस तक शेयर करने के लिए। मान लो एक पेरेंट प्रोटेक्ट करता है कोई चीज को, किस लिए, अपने बच्चे के लिए। बस पेरेंट और चाइल्ड तक वो चीज, मतलब अगर कोई एक क्लास है इनहेरिट कर रहा है पेरेंट क्लास को,
तो बस उसी तक वो प्रॉपर्टीज जाए, दूसरे कहीं ना जाए। ठीक है, तो एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में भी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू ऑल।